हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो है नेशनलिज्म कैसे आया, वहाँ पे देशभक्ति की भावनाएं कैसे जगी। तो जब यूरोप में नेशनलिज्म नहीं था तो यूरोप कैसा हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया में जब नेशनलिज्म नहीं था, इंडिया एक पूरा इंडिया नहीं था, तब इंडिया पे राज किया करते थे राजे रजवाड़े। तो इंडिया जो उनके था तो पार्सल आउट था राजे रजवाड़ों में, जो किंगडम्स में। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, राजस्थान में राजपूत हुआ करते थे, साउथ में निज़ाम हुआ करते थे, और डीप साउथ में और केरला साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे ट्रैवनकोर के जो राजा हुआ करते थे, पांड्यास चोलास हुआ करते थे साउथ में। और यूपी साइड चले जाएंगे आप, वहाँ पे तो अवध के नवाब हुआ करते थे, बंगाल साइड में वहाँ के नवाब हुआ करते थे। तो जो है वहाँ पे पूरा पार्सल आउट था। तो ऐसे ही कुछ जो यूरोप में भी था, यूरोप में भी जो किंगडम्स में पूरा यूरोप बटा हुआ था, और वहाँ के किंगडम्स में जो थे अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। एक ही किंगडम में अलग इनके जो है रिलीजन के लोग थे, अलग कल्चर के लोग थे। तो ये लोग जो है आपस में घुल मिल नहीं पाते थे, और एक जो है एक सेम जो है बॉन्ड शेयर नहीं करते थे। जो उनकी सबसे नज़दीक की चीज़ हुआ करती थी तो उसे जो है वो अपना माना करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे इंडिया में अवध के लोग हैं तो खुद को अवधी मानेंगे, हम जो है उनके जो महाराष्ट्र के साइड के मराठा मानेंगे। तो एक जो है नेशनलिज्म नहीं हुआ करता, एक जो देश की भावना नहीं हुआ करती। तो ऐसे ही कुछ इंग्लैंड में भी था, सॉरी यूरोप में भी था, पूरे यूरोप में। वॉट वी नो टूडे एज ए जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वे डिवाइडेड इनटू किंगडम। बिल्कुल। ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्च विद इट्स टेरिटरी ऑन विच लिव डाइवर्स पीपल। तो अलग अलग जैसे इथनिक्स के लोग हुआ करते थे, लैंग्वेज के लोग हुआ करते थे। हम एक एग्जांपल लेते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर का। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है आज के तारीख में देखा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी पे जो है रूल किया करते थे। और वो जो एम्पायर था वो पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल, अलग रीजन और पीपल का जो है पैचवर्क हुआ करता था। वहाँ पे अल्पाइन रीजन था, टायरोल था, ऑस्ट्रिया था, सुडेटनलैंड था, बोहेमिया था। तो बोहेमिया में जो है एरिस्टोक्रेसी प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग हुआ करती थी। इट ऑल्सो इंक्लूड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस। तो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस भी था वहाँ पे। इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस कौन सा था? लैम्बार्डी एंड वेनेटिया। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगियार। तो हंगरी में जो है वहाँ पे आधी जो पॉपुलेशन मगियार बोलती थी और आधी जो है अदर डिफरेंट डायलेक्ट बोला करती थी। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। गैलिशिया की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पोलिश बोला करती थी। बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप देयर वे लिविंग विद इन। तो अलग जो दूसरे है तो दूसरे भी जो है ग्रुप वहाँ पे रहा करते थे। और एक किंगडम के लोग जो है तो उनको जोड़ने वाली एक ही भावना थी कि सिर्फ वहाँ पे जो है एक जो राजा राज कर रहा है, द एलिगेंस ऑफ द एम्पायर। और उसके अलावा उनकी जो है कोई दूसरी जो है उन्हें चीज़ जोड़ा नहीं करती थी। इसलिए उनके अंदर जो एक नेशन की जो आइडिया नहीं था और एक नेशन की जो भावना फीलिंग नहीं थी। तो वहाँ पे जो नेशनलिज्म और नेशन स्टेट कैसे इमर्ज हुआ तो हम देखेंगे अभी। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेट्स है। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इस टाइम पे जो है यूरोप था तो वहाँ पे दो क्लास हुआ करते थे, एक एरिस्टोक्रेट और एक जो कॉमन पीपल जो पुअर हुआ करते थे। एरिस्टोक्रेट यानी राजा, नोबल्स और उनके रिलेटिव्स जो ज़मींदार हुआ करते थे और रिच हुआ करते थे, बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। और कॉमन पीपल जो गरीब हुआ करते थे। इनके बीच में जो है कुछ नहीं था। तो सोशली एंड पॉलिटिकली द लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स वॉज डोमिनेंट क्लास ऑफ द कंटिनेंट। तो ये लोग जो है तो इनके पास पूरा पावर था, पैसा था, प्रिविलेजेस थे। और ये एरिस्टोक्रेट जो है रीजन से जो है अगर अलग भी होंगे, जैसा जर्मनी के जो है एरिस्टोक्रेट है, फ्रांस के एरिस्टोक्रेट है और इटली के है, तो अलग अलग रीजन के हैं, लेकिन ये एक चीज़ से जुड़े हुए थे। ये वहाँ के प्रिविलेज लोग थे। और आपस में जो उनके हैं तो शादी के भी बंधन जो है बने हुए रहते थे। रिलेटिव्स हुआ करते थे, शादी वगैरह आपस में करवा के ये लोग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब चंद्रपुर के जो कोई रिच पीपल है तो उनकी जो कनेक्शन है नागपुर में भी होंगे, उनके कनेक्शन जो है भंडारा में भी होंगे। तो ऐसा कुछ इनका एरिस्टोक्रेट का भी हुआ करता था। लेकिन जो एरिस्टोक्रेट थे तो नंबर में कम थे। यहाँ पे भी देख लीजिए
अपने चंद्रपुर में भी जो रिच पीपल है वो कम है और जो कॉमन पीपल है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री, तो ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो फार्मर थी, किसान थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म बाय टेनेंट एंड स्मॉल ओनर। तो जैसे मान लीजिए ये पूरा यूरोप है, इसको 3 इसमें हमने डिवाइड किया। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट साइड में जो है ज़्यादा जो लैंड था तो स्मॉल ओनर यानी छोटी छोटी जो ज़मीन के मालिक थे तो वो वहाँ पे खेती किया करते थे, और टेनेंट यानी किसी की ज़मीन को जो है किराए पे लेके वहाँ पे किया करते थे और उसको फिर बाद में उसका पैसा चुकाया करते थे। इन द सेंटर एंड ईस्टर्न यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज बाय द वास्ट स्टेट विच वॉज कल्टिवेटेड बाय सेल्फ। तो जो सेंटर में और ईस्ट में जो है तो वास्ट की स्टेट हुआ करती थी, यानी बड़ी बड़ी इनकी ज़मीनें हुआ करती थी और उस पर जो खेती करने वाले सर्फ हुआ करते थे। तो सर्फ कौन हुआ करते थे? सर्फ की जो कंडीशन है स्लेव से, गुलाम से थोड़ी सी अच्छी हुआ करती थी। इन्हें जो है वास्ट के अपने लॉर्ड के खेत में काम करना पड़ता था, घर में काम करना पड़ता था, उनके लिए आर्मी में काम करना पड़ता था, फिर खाने वगैरह का जो है इनका लॉर्ड इन्हें दिया करता था। और इन्हें अगर शादी भी करनी होती थी तो इनके लॉर्ड के परमिशन के सिवाय नहीं कर सकते थे, अगर लॉर्ड परमिशन देंगे तो ही कर सकते थे। इन द वेस्टर्न एंड द सेंटर यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। वेस्ट, सेंटर, ईस्ट। इंग्लैंड वेस्ट में आता है, तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो हो रही थी फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी यानी वहाँ पे जो है टाउन भी जो है, जहाँ पे पैसा आएगा वहाँ पे टाउन भी ग्रो होंगे, लोग वहाँ पे आएंगे काम करने के लिए, और एक कमर्शियल क्लास जो है वो इमर्ज हो रहा था। कमर्शियल क्लास में जैसे मर्चेंट हो गए और उनके ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो यह है कमर्शियल क्लास जो है वो इमर्ज हो रहा था ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द मार्केट। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी बट इन फ्रांस एंड अ पार्ट ऑफ जर्मनी इट ऑकर ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। फ्रांस में और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में आया, यानी 1800 के बाद में आया। इन इट्स वेक द न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास। तो अभी जो है दो नए ग्रुप बने सोशल ग्रुप, एक था वर्किंग क्लास और एक था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, बिजनेसमैन आते थे, प्रोफेशनल आते थे, प्रोफेशनल जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, और वर्किंग क्लास में आते थे मजदूर, वहाँ पे लेबर जो इंडस्ट्री में काम किया करते थे। इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप वेर स्मॉल इन नंबर टिल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक के इनका नंबर कम क्यों था? क्योंकि वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19th सेंचुरी के बाद में शुरू हुआ। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। तो ये एरिस्टोक्रेट जो प्रिविलेजेस है तो ये किसे लगा के ख़त्म होना चाहिए? ये लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास को। तो एजुकेटेड जो लोग थे तो उनके पास में सोचने समझने की जो क्षमता थी और जो नए आइडियाज़ आते थे तो उनको ये पढ़ के जो है सुन के ये कर पाते थे। लिबरल एक खुले विचार वाले लोग हुआ करते थे, तो इनके आइडिया में जो है नेशनल यूनिटी का जो इन्होंने ख्वाब देखा, ऐसे नेशनल यूनिटी आनी चाहिए और एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस है जो विशेष अधिकार मिले हैं इनको ये ख़त्म होने चाहिए। वॉट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म किस चीज़ को कहा जाता है? द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन इट्स अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। तो इसका लैटिन रूट लिबर, उसका मीनिंग क्या होता है? फ्री। तो लिबरलिज्म कहाँ से डिराइव हुआ? लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो नए मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का जो मतलब क्या होता है? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सभी है और हर इंडिविजुअल को फ्रीडम है। पॉलिटिकल क्या होता है इसका मतलब? इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसर्न
कि लोगों की राय से जो है गवर्नमेंट जो बने। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब है सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉलेटिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसे देखा गया था लिबरलिज्म का जो मतलब किस लिए होता, एंड ऑफ द ऑटोक्रेटिक एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। पहला जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग थे और सेकंड स्टेट वाले जो लोग थे, तो इनके प्रिविलेजेस जो है ये ख़त्म होने चाहिए, जो ऐसे लगता था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करे। इन 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉलेटिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी का है तो उसका अधिकार जो है कोई से लिया ना जाए, उनके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हो। येट इक्वेलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। इक्वेलिटी बिफोर लॉ की तो अभी हमने बात कर ली है, लेकिन इक्वेलिटी बिफोर लॉ में है तो डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड नहीं करना है, यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज यानी सबको वोट करने का अधिकार। अब ये देखेंगे क्यों, तो वोट करने का अधिकार पहले फ्रांस में किसके पास हुआ करता था, ओनली द मैन हु इज अबाउट 25 ऑफ एज एंड हैविंग प्रॉपर्टी और हु इज द टैक्स पेयर, और वुमेंस के पास तो नहीं था। तो यूनिवर्सल सफरेज है कि सबको उनके वोट देने का अधिकार है, नहीं है। 1791 के बाद में जब जैकोबियन का जो है वहाँ पे शासन आया, उस टाइम पे सिर्फ जो है सभी 21 ईयर्स के ऊपर के जो है पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन अभी भी वुमेंस को वोट देने का अधिकार नहीं था। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड 1804 में नेपोलियनिक कोड आया, तो उसने फिर से वापस जो है लिमिटेड सफरेज कर दिया, वोटिंग देने का जो अधिकार है तो लिमिटेड लोगों कर दिया, और रेड्यूस वुमन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। तो औरतों को एक माइनर का स्टेटस दे दिया जो अपने पिता या पति के अथॉरिटी में रहेंगी। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। जिससे वोट देने का अधिकार नहीं था तो उसे इलेक्शन में भी खड़े होने का अधिकार नहीं था, वो किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता था। तो इसके विरोध में जो है अर्ली 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में जो है वुमन ने और नॉन प्रॉपर्टीड मैन ने जो है अपोज किया, और उसके लिए जो है अपने पॉलिटिकल राइट के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, डिमांड भी की। इकोनॉमिकल स्फीयर में लिबरलिज्म क्या होता है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट यानी क्या, अपने सामान को कहीं भी बेच सकते हैं। अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। स्टेट जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है सामान के आवाजाही पे और कैपिटल के यानी पैसे पे के आवाजाही पे, तो ये अबोलिश होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी तो ये मिडिल क्लास की स्ट्रॉन्ग डिमांड क्यों थी, क्योंकि जो मिडिल क्लास थे तो वो पैसा किस चीज़ से कमाते थे, वो ट्रेड से कमाते थे। उसमें मर्चेंट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसमें ट्रेडर्स थे, तो इनकी जो कमाई थी तो ट्रेड से हुआ करती थी। तो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल और गुड्स ज़रूरी था उनके लिए, और फ्रीडम ऑफ मार्केट भी ज़रूरी था। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटी ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो नेपोलियन ने जो है जर्मनी को 39 स्टेट में बांट दिया था, और हर स्टेट में जो है उनकी अलग भाषा हुआ अलग उनकी जो करेंसी हुआ करती थी, उनके अलग मेज़र और वेट हुआ करते थे, और वहाँ पे जो है 11 कस्टम बैरियर जो है आया करते थे। कस्टम बैरियर जो है कस्टम सिक्के, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक छोटे से इसमें समझा दो, टोल टैक्स समझ लीजिए आप एक एग्जांपल के लिए। ये कस्टम बैरियर तो वहाँ से इनको जाना पड़ता था, उन्हें टैक्स देना पड़ता कितना, 5% चीज़ के वैल्यू के ऊपर या फिर वेट के ऊपर या मेज़र के ऊपर, और इनके वेट और मेज़र जो है सबके अलग अलग हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जैसे 1 किलो जो है वो अगर एक स्टेट में इनके वेट हो रहा है तो दूसरे स्टेट में जाके वो 1 किलो से शायद कम होगा, तीसरे स्टेट में जाके 1 किलो से शायद ज़्यादा होगा, तो वेट जो है तो स्टैंडर्ड नहीं था। मेज़र में भी ऐसा, कहीं अगर 1 मीटर है तो कहीं जो है उससे कम है, कहीं उससे ज़्यादा है, तो स्टैंडर्ड नहीं था। तो उस टाइम पे जो है मेजर ऑफ द क्लोथ फॉर एग्जांपल हुआ से एली में था। सच कंडीशन वॉज व्यूड एज ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिकल एक्सचेंज एंड ग्रोथ फॉर द न्यू कमर्शियल क्लास। तो अगर ऐसा होगा तो ट्रेड में मान लीजिए कितनी दिक्कत होगी कि उन्हें जो है हर जगह पे जाके फिर 39 जो है
स्टेट में जाके करेंसी चेंज करना पड़ेगा, वो करेंसी में व्यवहार करना पड़ेगा, या वो सामान भी बेचते हैं तो उनको वो करेंसी मिलेंगी जो शायद उनके स्टेट में जो है काम की नहीं है, उन्हें फिर करेंसी चेंज करना पड़ेगा, या मेजर्स में दिक्कत होंगी। अगर वो 1 मीटर गिन के लेके जा रहे हैं, अगर कोई दूसरे इनके स्टेट में बेच रहे हैं तो वहाँ पे शायद 1 मीटर से कम होगा या ज़्यादा होगा, फिर उन्हें वहाँ पे वो जो है स्टेट के हिसाब से गिनना पड़ेगा। तो जो ट्रेड में है कमर्शियल क्लास वालों के लिए बहुत दिक्कत थी। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिकल टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडरेंस मूवमेंट ऑफ द गुड पीपल एंड कैपिटल। तो इन लोगों ने कमर्शियल क्लास ने ये डिमांड की कि एक ऐसा यूनिफाइड इकोनॉमिकल टेरिटरी बनाया जाए जहाँ पे जो है सामान का और लोगों का और कैपिटल का जो है रिस्ट्रिक्शन ना हो। सामान के लिए क्यों? क्योंकि ट्रेड हुआ करता था तो सामान से होगा। पीपल क्यों? लेबर्स वगैरह और मर्चेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। इन 1834 कस्टम यूनियन और ज़ुल्विरिन वॉज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ द प्रूशिया। तो प्रूशिया के इनिशिएटिव के ऊपर में है ज़ुल्विरिन जो यानी कस्टम यूनियन बना था। एंड ज्वाइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। द यूनियन अबोलिश टैरिफ बैरियर। तो यूनियन ने जो है टैरिफ बैरियर जो ऊपर में देखे थे हमने 11 जो है कस्टम बैरियर लगते थे, तो वो जो है उसने अबोलिश कर दिया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज को भी जो है रिड्यूस कर दिया ओवर 30 to 2। सिर्फ 2 ही करेंसी रहेंगी, तो यानी आसानियाँ भी मर्चेंट्स के लिए हो गई है। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेस इकोनॉमिकल इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। रेलवे में आने के बाद में जो है सामान की आवाजाही में सुविधा हो गई, लोगों की आवाजाही में सुविधा हो गई, उस स्टेट को जो है और गति मिल गई। अ वे ऑफ इकोनॉमिकल नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। तो जो है इकोनॉमिक आर्थिक जो है नेशनलिज्म जो है उसके वजह से भी वाइडर नेशनलिज्म जो सेंटिमेंट को ग्रोथ मिली है कि अगर एक देश होगा तो लोगों को दिक्कत कम होगी, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो है दिक्कत कम होगी, तो उन्हें भी जो है यहाँ से नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 के बाद में न्यू कंजर्वेटिज्म आ गया, यानी कंजर्वेटिव का जो है अभी यहाँ पे राज आने वाला था। 1815 में क्या हुआ? 1815 में जो है बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। तो वाटरलू में नेपोलियन हार गए। 4 पावर जो थी कंबाइन जिसने लड़ी थी, बैटल ऑफ वाटरलू में हार गए। तो यहाँ से जो है कंजर्वेटिव जो है उनकी गवर्नमेंट आ गई। कंजर्वेटिव क्या होते हैं? इनकी सोच क्या होती है? जो पहले था वो अच्छा है। कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। तो पहले कैसे हुआ करता था? पहले मोनार्ची हुआ करती थी, एक राजा जो पूरे डिसीजन लेगा, उसके अगर मन में जैसा अगर करना वो चाहता है तो वैसे ही होगा, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का बंधन नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई पावर नहीं है। और मोनार्ची चर्चेस के पास में जैसी पावर थी, सोशल हायरार्ची जैसी थी, जो नोबल्स है, एरिस्टोक्रेट है, और जैसा फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो ये वैसे ही चाहते थे। प्रॉपर्टी एंड फैमिली, जो नोबल्स है, एरिस्टोक्रेट है, तो उनके पास में प्रॉपर्टी रहेंगी और उनकी फैमिली जो है उसको बाद में सक्सेड करते रहेंगी, शुड बी प्रिजर्व। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउ एवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डे। और कुछ कंजर्वेटिव को जो लगता था तो ऐसा लगता था कि ये वापस जो है नहीं जाना चाहिए, जो अभी है सिस्टम वो ठीक है। रादर दे रियलाइज दैट फ्रॉम द चेंजिंग इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन ने जो चेंज शुरू किया है, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्ची। तो जो नए जो चेंजेस इनिशिएट किए हैं तो ये और मजबूत करेंगे जो है मोनार्ची को। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो स्टेट के पावर को ये बहुत ज़्यादा और जो है पावरफुल और इफेक्टिव बना देंगी। अ मॉडर्न आर्मी, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, एक मॉडर्न आर्मी की शुरुआत हो जाएंगी। इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी यानी ऑफिसर्स जो है उनकी शुरुआत होगी। अ डायनेमिक इकोनॉमी, बहुत अच्छी जो है इकोनॉमी की शुरुआत होंगी। अबॉलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्वडम। तो अबॉलिशन ऑफ जो फेडरल जो प्रिविलेजेस है वो भी खत्म करने चाहिए। और जो सर्फ हुआ करते हैं, जिसकी मैंने आपको पहले बताया, जो स्लेव से थोड़ी सी अच्छी पोजीशन हुआ करती है, तो वो खत्म करना चाहिए, उनको फ्री करना चाहिए। कुड स्ट्रेन द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ यूरोप। तो यूरोप की जो है ऑटोक्रेटिक मोनार्ची को स्ट्रेन करेगा। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ये चारों पावर ने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया था। Who had collectively defeated Napoleon and meet at
वियना। तो यहाँ पे इन्होंने 1850 में वियना में मिले। जो भी हमने जीत लिया तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, उसके ऊपर क्या फैसला करना है, तो इसे ट्रीटी ऑफ वियना भी कहा जाता है। द कांग्रेस वॉज होस्टेड, तो मीटिंग को होस्ट किसने किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने ड्यूक मीटरनिच। द डेलीगेट ड्रू ऑफ द टेरिटरी ऑफ वियना ऑफ 1850 with the objective of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। तो नेपोलियनिक वार के टाइम पे नेपोलियन ने जो टेरिटरी को जो कैप्चर किया था, तो उसको जैसा था पहले से वैसा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। द बर्बन डायनास्टीज विच हैव बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइप में आपको याद होगा लुइस 16, तो उनको हटा के जो है नेशनल असेंबली बनी थी। तो फिर ये जो ट्रीटी में यहाँ पे एग्री हुआ कि बर्बन डायनेस्टी फिर से जो है इन्हें फ्रेंच का शासन देना चाहिए, फ्रांस का शासक बनाना चाहिए। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन, तो नेपोलियन के टाइम पे जो नेपोलियन जो टेरिटरी जीते थे वो जो है फ्रांस से वापस ले लिए जाएंगे। द सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेटअप ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर, तो बहुत सारे जो स्टेट है उनके फ्रांस के बॉर्डर पे वहाँ पे बनाए गए, उनको वहाँ पे स्टेट एक्सपांशन वहाँ पे बाउंड्री पे फॉर्म किया गया कि बाद में जो है फ्रेंच का एक्सपांशन को चेक किया जाए, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। थर्ड द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड द बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, तो फ्रांस के नॉर्थ में इसको सेटअप किया गया। जिनोवा वॉज एडेड टू द पिडीमोंट ऑफ द साउथ, जिनोवा को जो है साउथ में किया गया। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑफ इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, प्रूशिया को जो है उसका वेस्टर्न फ्रंटियर दिया गया। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली, नॉर्थन इटली का जो कंट्रोल ऑस्ट्रिया के पास आ गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, जो नेपोलियन ने 39 स्टेट बनाए थे आपको याद होगा, जहाँ पे अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, मेजर और वेट हुआ करते थे, तो उसको जैसा कि वैसा रखा गया, उसको जो है हाथ नहीं लगाया, उसको अनटच रखा गया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, तो रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दिया गया। वाइल द प्रूशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ सैक्सोनी, तो सैक्सोनी का जो पार्ट है तो वो प्रूशिया को दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्ची, तो इनका इसके पीछे क्या था, मेन इंटेंशन मोनार्ची जो है उसको रिस्टोर करना था। फ्रांस में जो है मोनार्ची चले गई थी तो उसको रिस्टोर करना था बाय ओवरथ्रोइंग नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, तो फिर से जो जैसा सिस्टम था स्टेट वगैरह, तो कंजर्वेटिव ऑर्डर फिर से इन्हें बनाना था। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वॉज ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक यानी इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो राजा के मन में आएगा तो राजा उस हिसाब से काम करेगा। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, तो कोई इनको क्रिटिसाइज करेगा या उनके जो है बात से एग्री नहीं करेगा तो उन्हें वो पसंद नहीं था। एंड सॉट टू कब एक्टिविटी डेट क्वेश्चन द लेजिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इन्होंने प्रयत्न भी किया कि जो इनके ऊपर सवाल उठाएगा, इनकी अथॉरिटी के ऊपर सवाल उठाएगा तो उसको दबाने की। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक, प्ले एंड सॉन्ग एंड रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। इन्होंने जो सेंसरशिप लगा दिया कि न्यूज़पेपर में या बुक में, प्ले में, सॉन्ग में आप कुछ भी छापोगे उसके पहले आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो जिसमें इनके लिबर्टी या फ्रीडम की जो है आइडिया रिफ्लेक्ट हो रही हो। ये फोटो में आप देख सकते हैं द क्लब ऑफ थिंकर्स, एक क्लब था थिंकर्स का जो चर्चा करते थे। एसोसिएटेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नन द लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो हुआ था तो अभी भी वो जो लिबरल्स को जो है इंस्पायर कर रहा था। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अभी जो है जब से कंजर्वेटिव आ गया तो उन्होंने प्रेस को दबाना शुरू किया, उसके ऊपर जो है अलग अलग कानून लगा के जो है फ्रीडम जो है उसको ले ली गई वापस प्रेस की। तो जो अभी मेजर इशू था जो लिबरल नेशनल का तो वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए थी। रिवॉल्यूशनरीज यानी क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, क्रांतिकारी लोगों को रिवॉल्यूशनरीज कहा जाता है। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815, तो 1815 में किसकी गवर्नमेंट बनी, कंजर्वेटिव की। द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड,
अगर यहाँ पे लिबरल नेशनलिस्ट कुछ कहते हैं तो इनके ऊपर इनके खिलाफ मुकदमे चलते थे, इनको दबाने की कोशिश किया करते थे। तो इस डर से जो लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए और सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी। और तो ऐसे यूरोप में बहुत सारी जो है सीक्रेट सोसाइटी जो स्टार्ट हो गई टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडिया। ये सीक्रेट जो सोसाइटी थी रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करती थी और जो ये लिबरल आइडियाज़ है तो उसको स्प्रेड करती थी। टू बी रिवोल्यूशनरीज एट दैट टाइम मीन अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म दैट हैड बीन स्टैब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस। तो वियना की जो ट्रीटी थी उसके बाद में जो कंजर्वेटिव फॉर्म हुए थे, मोनार्ची फॉर्म हुई थी, तो उस टाइम में क्रांतिकारी होने का मतलब था, रिवोल्यूशनरी होने का मतलब था उनका विरोध करना। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए जो है लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना होता था क्रांतिकारी का मतलब। मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो बहुत सारे क्रांतिकारी को लगता था अगर एक नेशन होगा तभी जो है एक फीलिंग जो आएंगी, स्ट्रगल, पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वन ऑफ सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गोसिपी मजनी। तो ऐसे एक जो क्रांतिकारी थे वो उनके इटली के थे, गोसिपी मजनी। बॉर्न इन जेनोआ इन 1807 ही बिकम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। तो सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर बने जिसका नाम था कार्बोनरी। एट द यंग ऑफ एज ऑफ 24 उन्हें जो है एग्जाम में भेज दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी। उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, यंग इटली इन मर्सेल्स एंड द यंग यूरोप इन बर्नी, whose member were like minded young men from पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। तो इन्होंने जो 2 सोसाइटी बनाई थी तो उसके वहाँ के जो लोग थे तो इनके जैसे सेम जो विचार वाले लोग थे वो पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मनी से बिलोंग करते थे। मजनी बिलीव दैट द गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मजनी को ऐसा लगता था जो भगवान ने जो है एक नेशन को नेचुरल यूनिट बनाया है लोगों के लिए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। इसलिए उन्हें लगता था जो इटली है तो छोटे छोटे जो किंगडम, राजे रजवाड़े में के पैच वर्क में जो है नहीं रहना चाहिए, एक नेशन बनना चाहिए, पूरा के पूरा एक इटली बनना चाहिए। इट हैड टू बी forged into a single unified republic within the wild alliance of nation. This unification alone could be the base for Italian liberty. और सिर्फ ये नेशन ही जो है एक बेस बन सकता है इटली के लिबर्टी के लिए, आज़ादी के लिए। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वेयर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो इन्हीं के विचारों को लेते हुए, ऐसा मॉडल लेते हुए सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हुई जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। मदनी's relentless opposition to monarchy and his vision of the democratic republic फ्राइटन द कंजर्वेटिव। तो इनके जो विचारों ने जो है कंजर्वेटिव को डरा दिया। मेटरनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर सोशल ऑर्डर। तो मेटरनिच ने इन्हें क्या बताया है? मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो सामाजिक जो ऑर्डर का है तो सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमी मजनी को बताया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मजनी को, गोसिपिन मजनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्नी। तो ये 1833 में मजनी यहाँ पे यंग यूरोप फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सेकंड जो है चैप्टर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट या क्यूरीज रहे तो प्लीज़ कमेंट और बताइए। थैंक यू।